नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड जो आपका टीचर का एग्ज़ाम होता है उसका फर्स्ट पेपर हमने शुरू किया था। ये पेपर आपका जीके एंड जीएस का होता है और इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा था वो चल रहा था भारत का इतिहास, जो हमारा पहला टॉपिक है। इसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया था। काफ़ी क्लासेस इसकी हो चुकी है, बड़े अच्छे से हमने इसको पूरा किया है। आज इस टॉपिक की अंतिम क्लास है। इस क्लास में अपने इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नामक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। सच में सीख रहे हैं या कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं और पूरा सिलेबस जो है वो आपको केवल यहीं पर करवाया जाता है। तो आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। और ये हमारा जो सिलेबस था इसका अंतिम टॉपिक था उसकी अंतिम क्लास है राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसके बाद में जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं नेशनल मूवमेंट के, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं, जैसे बीडी सावरकर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, लाल बाल पाल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेवेल योजना के विषय में। ये योजना है आपकी जून 1945 की। तो ये योजना क्या है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं इसको कि भारत के वायसराय थे वेवेल, उनके द्वारा भारतीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए जो योजना लाई गई उसे ही हम वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। तो वायसराय वेवेल जो थे वो भारतीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए जो योजना लेकर के आए उसे ही वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। आइए देखें वेवेल योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो इसमें जो योजना में कहा गया कि पहला जो कथन है वो ये है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी जो सदस्य हैं वो कौन होंगे, भारतीय होंगे दोस्तों। दूसरा प्रावधान इसमें था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या होगी, समान होगी, यानी उतने ही हिंदू रखे जाएंगे और इतने ही मुस्लिम सदस्यों को इसमें रखा जाएगा। कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो सभी रिहा कर दिए जाएंगे और एक आंतरिक सरकार का गठन किया जाएगा जो कि वायसराय की कार्यकारिणी के समान ही होगी दोस्तों। तो ये कुछ एक प्रावधान थे जो वेवेल योजना के अंतर्गत किए गए थे। इसमें यह भी कहा गया कि वायसराय जो है वो वीटो का प्रयोग नहीं कर पाएगा और इस योजना पर, जो वेवेल योजना थी, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को, और इसी सम्मेलन को हम शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाले थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, और उधर से जो थे मुस्लिम लीग से जिन्ना थे और जिन्ना ने इसका विरोध किया था दोस्तों, और इस योजना का विरोध किया और इसी कारण से शिमला सम्मेलन जो है वो क्या रहा था दोस्तों, असफल हो गया। अब्दुल कलाम ने इस सम्मेलन को जल विभाजक की संज्ञा दी थी। ये भी एक कथन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि शिमला सम्मेलन को जल विभाजक की जो संज्ञा है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दी गई थी अब्दुल कलाम के द्वारा। फिर देखिएगा दोस्तों, भारत की आज़ादी के चरण में सबसे बड़ा मिशन या इम्पोर्टेंट मिशन की बात करें तो वो था कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को आता है। इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये 3 जो इसके मिशन के सदस्य थे। अब देखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इनके द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे एटली। और ये जो कैबिनेट मिशन है ये असल में क्या थी, एक मंत्रिमंडलीय समिति थी, ये भी आपको याद रखना है।
मई 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की थी, तो 1946 मई के अंदर प्रस्तुत की थी। और कैबिनेट मिशन के जो प्रावधान थे उनको समझ लेते हैं कि जो भी ब्रिटिश प्रांत हैं और जो देसी रियासतें हैं उनको मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। केंद्र को, इसमें से केंद्र को रक्षा, विदेश और संचार संबंधी मामले दिए जाएंगे। केंद्र को कौन कौन से मामले दिए जाएंगे, रक्षा, विदेश और संचार संबंधी मामले दिए जाएंगे। और अन्य जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी के सारी शक्तियां प्रांतों को दी जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र को कौन से दिए जाएंगे, रक्षा, विदेश और संचार संबंधी मामले, और अन्य जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सारी की सारी प्रांतों को दी जाएंगी। यदि किसी धार्मिक विषय पर, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी धार्मिक विषय पर कोई विवाद होता है तो दोनों समुदायों से अलग अलग प्रकार की राय ली जाएगी, ये भी याद रखना है। यदि किसी धार्मिक विषय पर विवाद होता है तो दोनों समुदायों से अलग अलग राय ली जाएगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जैसे क्रिप्स मिशन में कहा गया था उसी तरह से। प्रांतों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा जाएगा। प्रांत चाहे तो अपना अलग कानून भी बना सकेंगे, अलग समूह भी बना सकेंगे। पहले प्रांतों का संविधान बनेगा और बाद में केंद्र का संविधान बनाया जाएगा। संघ सूची के अलावा अन्य सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो प्रांतों को दिया जाएगा। एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन में कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो भी प्रांत हैं, क्योंकि ये कहा था ना, प्रांत और जो राज्य हैं उनको मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। तो ये जो प्रांत हैं उनको ए, बी, सी 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। प्रांत चाहे तो अपना कोई अलग समूह भी बना सकते हैं। अब संविधान बनाने की बात करें तो पहले संविधान बनेगा प्रांतों का और बाद में संविधान बनेगा केंद्र का। संघ सूची जो है, संघ सूची को छोड़कर अन्य सारे जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को रहेगा। एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाएगा। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इसमें पाकिस्तान की मांग जो थी उसे अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने के कारण थे एक तो कि जो पूर्वी पाकिस्तान है और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जिसे अपने बांग्लादेश कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी है, उन दोनों के मध्य की भौगोलिक दूरी वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ रियासतों की भी समस्या थी दोस्तों। तो इसलिए पाकिस्तान की मांग को तो क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही सेना और संसाधनों के बंटवारे की भी समस्या होगी। इन कुछ ही कारणों के कारण जो पाकिस्तान की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। क्या कहा हमने, तो देखिएगा, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ लेकिन मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, वो उसमें शामिल नहीं होती है। और अब एक सीधी कार्यवाही की बात होती है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस को मनाया गया था और इसके तहत जो कार्यवाही हुई थी वो ये थी कि जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तहत कई स्थानों पर दंगे करवाए गए थे दोस्तों। और दंगे में काफ़ी ज़्यादा लोगों के हताहत होने की सूचना है। बहुत सारे लोग, इसमें लाखों लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। और इन दंगों का जो मुख्य केंद्र रहा था वो था पूर्वी बंगाल का क्षेत्र नोआखली। फेडरल मून जो है वो अपनी पुस्तक डिवाइड एंड क्विट के अंदर लिखते हैं कि जो दंगे में मरने वाले लोग थे उनकी संख्या थी 1,80,000, जो कि बहुत ही ज़्यादा है मेरे दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल ने कहा इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद में कि अब जिन्ना विभाजन चाहे न चाहे हम विभाजन चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी नोआखली में ही शांति स्थापित करने में लगे हुए थे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। माउंटबेटन जो थे उन्होंने गांधी जी के लिए 1 मैन बाउंड्री फोर्स शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आती है एटली की घोषणा।
एटली कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। एटली घोषणा में जो था उसमें ये था। और जून 1948 तक, देखिएगा पहले कौन सी तारीख दी गई है, जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद एक आता है प्लान बाल्कन, और ये जो है माउंटबेटन की ही एक योजना थी। इसमें यह था कि बाल्कन देश जो जैसे छोटे छोटे देश हैं उसी तरह से भारत के भी कई विभाजन होने चाहिए, ये प्लान बाल्कन के तहत था। माउंटबेटन योजना की अगर बात करें हम तो डिकी बर्ड प्लान के नाम से हम इसे जानते हैं। 3 जून 1947 इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। और इसमें जो प्रावधान था वो ये था कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 डोमेनियन स्टेट बनाए जाएंगे। देखिएगा क्या कहा हमने, 15 अगस्त जो है उस दिन भारत और पाकिस्तान, 15 अगस्त को आज़ादी होगी, भारत और पाकिस्तान 2 डोमेनियन स्टेट रहेंगे। बंगाल और पंजाब के जो विधानमंडल हैं इसमें दोनों समुदाय के सदस्यों को अलग अलग बैठाकर राय इनसे पूछी जाएगी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ये कुछ एक प्रावधान थे उसके अंतर्गत। विभाजन के लिए एक रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाएगा, उसी के आधार पर रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी। और इसी के तहत आगे आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 18 जुलाई 1947 की बात है ये। भारत व पाकिस्तान, इसके अनुसार भारत व पाकिस्तान 2 डोमेनियन स्टेट होंगे जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है। 1935 के संविधान के अधिनियम के तहत जो है शासन चलता रहेगा। जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक जो संविधान सभा है वही संसद का कार्य करेगी। यानी जो हमारी संविधान सभा थी वो 2 काम करती थी, संसद का कार्य भी करती थी और संविधान बनाने का कार्य भी करती थी। दोस्तों, ब्रिटिश महारानी की जो केसरी हिंद की उपाधि है वो समाप्त हो जाएगी। देसी रियासतों और ब्रिटिश संधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटिश रियासतों के साथ ब्रिटिश संधियां जो है, देसी रियासतों के साथ जो ब्रिटिश संधियां हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमारे पास में बचते हैं, उनमें से ये था पहला कि देसी रियासतें अगर चाहें तो भारत में मिल सकती थी, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती थी, अन्यथा उनके लिए पृथक संविधान सभा का गठन करने की भी बात थी। दोस्तों, अब बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाएगी और इसमें यह प्रावधान था कि कोई भी यदि विभाजन चाहेगा तो उसका विभाजन कर दिया जाएगा। असम के सिलहट और उत्तर पश्चिमी प्रांत में जनसंग्रह कराया जाएगा, ये हमने अभी पढ़ा है। 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार की ओर से एक रियासती विभाग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। ये याद रखना है आपको। वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से माउंटबेटन योजना में एक उपनियम और जोड़ दिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें कहा गया कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी वही अपना पृथक अस्तित्व रख पाएगी, यानी भारत के बहुत ज़्यादा टुकड़े ना हो, इसके लिए ये किया गया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया था। 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को जो है भारत हमारा स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। बड़े अच्छे से हमने पूरे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वाधीनता आंदोलन को कर लिया है। सारे ज़रूरी फैक्ट मैंने आपको करवा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है क्लासेज आपको अच्छी लगी होंगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है तो वीडियो लाइक करके बता दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक यूँ ही बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।